हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। ड्रामा की शुरुआत होती है और हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। वो उससे बहुत तंग आ गए होते हैं कि उसकी वजह से अभी उनकी इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है जिससे बेचारे एक लड़के की किस्मत ही बदल गई। वो एक ही बार में एलियन कंपनी के मालिक से अब भिखारी बन चुका है। उसके ऊपर काफ़ी पैसों के उधार चढ़ गए। तो शाओ कहती है कि क्या हो गया मास्टर, आप वापस से मिस्टेक को सही कर दो। फिर शाओ इतनी मस्ती करती है और फिर वो हार मान जाती है कि ठीक है मास्टर, मुझसे गलती हो गई, बताओ मैं अपनी गलती कैसे सही करूँ। तो फिर मास्टर कहते हैं कि तुम अब अर्थ पे जाओ और उस बंदे की जाकर वापस से नसीब बदलो और उसके जो बिलियंस खो गए उसे वापस ला के दो। फिर जब तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लोगी तो यहाँ पर वापस आ पाओगी। तो वो मान जाती है कि ठीक है मास्टर, मैं ये काम ज़रूर पूरा कर लूँगी। फिर मास्टर उसे किक करके यहाँ से नीचे भेज देते हैं और फिर हम देखते हैं कि शाओ जिस लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुई होती है वो बच्ची बेहोश होती है और उसे यहाँ पर जो और लिन ने वेयर हाउस में बंद करके रखे होते हैं और वो अभी बेहोश पड़ी होती है और वो लोग उसके सामने ही बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शाओ को इन लोग की बातों से पता लगता है कि ये बुरे लोग हैं जिन्होंने उसकी मॉम के साथ फ्रॉड करे और उसे मार दिए ताकि वो लोग उससे ये घर ले सके। पर इन लोग को शाओ की मॉम के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मरने से पहले अपनी बेटी के नाम पर इस घर को करके चली गई। तो फिर जो कह रहा होता है कि वैसे भी अब ये मर चुकी है तो कल ही मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा और इस घर को हमारे नाम करवा लूँगा। तो शाओ को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसकी मॉम को भी मारे और अब उसे भी मारना चाहते हैं। वो फिर यहाँ उन्हें जाके भूत की तरह डरा देती है तो वो लोग उसे भूत समझते हुए डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर शाओ तो खुश हो रही होती है इन्हें डरा के और वो सोचती है कि वैसे इन लोगों ने जैसी ऐसी छोटी बच्ची को ऐसे अंधेरे वाले स्टोरेज रूम में बंद करके रखे थे और वैसे मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मास्टर ने तो मुझे किसी गुचेन नाम के पर्सन को ढूंढने के लिए भेजे थे ना, तो मैं यहाँ क्यों टेलीपोर्ट हो गई। शाह को एक दरवाज़ा नजर आ रहा होता है जहाँ पर लाइट भी जल रही होती है। तो फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर रूम में आ जाती है और देखती है कि ये तो कितना अच्छा रूम है और यहाँ पर इतनी सारी लग्जरियस चीज़ें रखी है, बहुत सारे महंगे कपड़े, बैग्स, शूज़ वगैरह। फिर वो समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम का है। तो फिर वो गुस्सा होती है कि ये लोग मेरी मॉम की चीज़ें लेना चाहते हैं। वो यहाँ से मैजिक से सभी को गायब कर लेती है और कहती है कि मेरी मॉम की चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। तभी उसे यहाँ पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें उसकी मॉम के साथ किसी का फ़ोटो होता है। तो वो पहचानती है कि ये बंदा तो वही है ना जिसे मास्टर ने मुझे ढूंढने के लिए भेजे थे, गुचैन। और ये जो फ़ोटो है यानी वो उसकी मॉम का है। वो सब समझ जाती है और फिर पढ़ती है कि उसमें क्या लिखा होता है। शाओ की मॉम ने वो चीज़ उसके डैड के लिए लिखी होती है कि गुचैन हमारी बेटी बॉर्न हो चुकी है और मैंने इसका नाम शाओ रखी हूँ। शाओ जब ये सब पढ़ती है तो फिर वो रोने लग जाती है कि यानी गुचैन उसके डैड है और उसने गलती से अपने डैड की डेस्टिनी चेंज कर दी जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र करे। ये सोचते हुए वो रोने लगती है और फिर यहाँ बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ पर जो और लिन का बेटा उन लोग को जगा रहा होता है। तब यहाँ पर शाओ अपनी मॉम की नेकलेस देखती पहचानती है और उसे फिर जादू से अपने पास ले लेती है। फिर जो और लिन दोनों जाग जाते हैं और उन लोग का बेटा बाओ उन लोग को बताने लगता है कि मॉम डैड देख लो, इसने मुझे मारी भी है और ऊपर से आपका नेकलेस भी इसने ले ली। उन दोनों को बहुत गुस्सा आती है शाओ के ऊपर कि उसने उन्हें झूठा नाटक करके डराई कि वो मर चुकी है। फिर यहाँ पर जो उसे स्टिक से मारने जा रहा होता है पर शाओ अपने मैजिक से उसकी स्टिक ही तोड़ देती है और उल्टा उसके पैर को भी नील डाउन करते हुए फ्रीज कर देती है। तो फिर वो शॉक रह जाता है। फिर शाओ इस घर से निकल के जा रही होती है और कह देती है कि ये मेरी मॉम का घर है तो इसे जल्दी खाली कर देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी वो बताने लगता है कि मॉम डैड हमारे रूम में से गोल्ड सिल्वर की सारी ज्वेलरी गायब हो गई है। तो वो लोग को तो शौक लगता है। फिर यहाँ शाओ बाहर आने के बाद अपने मैजिक से पूरे घर को ही ले लेती है कि ये उसकी मॉम का है और फिर धीरे धीरे करके घर के एक एक सामान गायब होने लगते हैं और फिर पूरा घर ही गायब हो जाता है और ये लोग फिर यहाँ रोड पर आ जाते हैं और डायरेक्ट कीचड़ में गिरते हैं। और शाओ को ये सब करके बहुत मज़ा आती है। वो सोचती है कि अब मैंने अपना रिवेंज तो ले लियो, तो अब बारी है डैड से मिलने की। और फिर वो यहाँ से गायब हो जाती है अपने अनलकी डैड को ढूंढने के लिए। और फिर हम देखते हैं गुचैन को जो कि हमारा मेन लीड है, वो यहाँ कार से बाहर निकल रहा होता है और उसका कोट यहाँ कार में फंस जाता है। तो उसका असिस्टेंट जाकर फिर उसकी हेल्प करता है और इसे यहाँ फॉर्च्यून टेलर के पास लाता है और कहता है कि मास्टर आप मेरे बॉस के बारे में बताओ। 3 साल से ही अचानक से मेरे मास्टर इतने ज़्यादा अनलकी हो गए, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहीं इनके पीछे कोई एविल स्पिरिट तो नहीं लग गई है। तो मास्टर फिर चेन को देखते हुए कहने लगते हैं कि अरे इसकी नसीब तो बहुत अच्छी है, इसे तो बहुत सारे बिलियंस पैसे मिलने वाले हैं और साथ में एक छोटी बच्ची भी जो कि इसकी किस्मत बदल देगी। तो असिस्टेंट पूछता है कि मास्टर आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, आखिर मेरे बॉस के पास अचानक से अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसे ही उनका इतना नुकसान हो गया है, उल्टा इनके ऊपर कर्जा भी है और ऊपर से इनकी तो शादी भी नहीं हुई,
तो एक बच्ची कहाँ से आएगी। तो मास्टर बताने लगते हैं कि वो बच्ची आ चुकी है और फिर वो इशारा करके शाओ की तरफ इन लोग को दिखाने लगते हैं। तो ये लोग फिर शाओ को देखने लग जाते हैं जो कि एक मुर्गी के पीछे भाग रही होती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस यही मुर्गी तो पहले हमारे पीछे लगी थी ना। फिर असिस्टेंट तो खुश हो जाता है कि बॉस लगता है इस मास्टर की प्रेडिक्शन तो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, लगता है फिर तो ये आपकी ही बेटी होगी। फिर वो पीछे मास्टर को देखने लग जाते हैं पर शॉक हो जाते हैं कि मास्टर तो यहाँ से गायब हो चुके हैं। और फिर यहाँ सिस्टम शाओ को बता रहा होता है कि उसने उसके डैड तक उसे पहुँचा दिया है तो मिशन पूरा हुआ। शाओ कहने लगती है कि डैडी फाइनली मैंने आपको ढूंढ ली, ये सिस्टम तो कितना कमाल का निकला। तो ये लोग कहते हैं कि सिस्टम। तो शाओ बताती है कि अरे वही मुर्गी। तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो मुर्गी कहाँ चली गई। तो फिर ये बताती है कि अरे आप लोग उसकी फिक्र मत करो, वो अपने मास्टर के साथ गया। फिर शाओ अपना नाम बता रही होती है और कहने लगती है कि डैड अब आपको मेरी केयर करनी होगी। तो चैन फिर इस बारे में शाओ से पूछने लगता है कि बच्ची तुम क्या उस फॉर्च्यून टेलर के साथ मिली हुई हो। तो शाओ कहती है कि फॉर्च्यून टेलर, लगता है आप मेरे मास्टर की बात कर रहे होंगे। तो फिर चैन अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि देखा ये उस फॉर्च्यून टेलर के साथ मिली हुई है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे तो नहीं लगता। तो चैन उसे चुप कराता है और फिर शाओ कहने लगती है कि डैड आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो चैन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि बच्ची क्या तुम सच कह रही हो कि मैं तुम्हारा सच में डैड हूँ। तो कहती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आप सच में मेरे बायोलॉजिकल डैड हो और आपका नाम है गुचैन। चैन भी सोच में पड़ जाता है कि अभी उस फॉर्च्यून टेलर ने भी मुझे यही बताया था कि मुझे मेरी बेटी मिलने वाली है, तो क्या ये वही है। और फिर शाओ भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि अब उसके पास भी एक फैमिली है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर आपको इतनी क्यूट बेटी नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे ले लूँगा। तो चैन उसे दूर करता है। शाओ फिर रोने लग जाती है और कहती है कि मम्मी के इस दुनिया से गुजरने के बाद डैड मेरे पास सिर्फ आप ही फैमिली बचे हो और कोई नहीं। और फिर वो उसकी और अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाने लगती है और कहती है कि डैड देखो ये आप हो और ये मेरी मॉम है। तो फ़ोटो देखकर तो असिस्टेंट भी पहचान लेता है और कहता है कि बॉस ये तो आपकी वही एक्स गर्लफ्रेंड है ना जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए। तो कहती है कि डैड आप थोड़ा नीचे झुकोगे, और फिर वो उसका बाल निकाल लेती है और अपना भी और उसे असिस्टेंट को दे देती है और कहती है कि आप मेरे डैड के असिस्टेंट हो ना, तो आप मेरा और डैड का बाल ये नए टेस्ट के लिए लेकर जाओ, फिर पता लग जाएगा कि मैं सच में इनकी बेटी हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि इसमें तो पता करने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो श्योर हूँ, तुम्हारी आंखें तुम्हारी आईब्रो बिल्कुल बॉस से मिलती है। तो चैन उसे मारता है और तुरंत ही उसे भेजता है। तो असिस्टेंट फिर तुरंत ही डीएनए टेस्ट करवाने चला जाता है और फिर चैन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शाओ है ना, और फिर वो उसके साथ खेलते हुए उससे बातें कर रहा होता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ जाता है और चैन को बताने लगता है कि शाओ सच में उसकी बेटी है। तो फिर चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और शाओ से कहता है कि तुम सच ही मेरी बेटी हो। तो वो कहती है कि मैंने बोली ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और फिर वो जल्दी से चैन को डैड बोलते हुए उसे हक करती है। तो वो तो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से तुमने इतना साल सफ़र करी। तो कहती है कि नहीं डैड आपने सफ़र करे। चैन कह रहा होता है कि इतने टाइम तक तुम कैसे रह रही थी। तो फिर वो कहती है कि डैड मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, मुझे जब भी जो चीज़ चाहिए रहती है मैं विश करती हूँ और मेरी विश पूरी हो जाती है। तभी इतने में उसके पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो। तो चैन उसे चिल्लाता है और फिर वो शाओ को उठाकर कहने लगता है कि मेरी बेटी तो कितनी क्यूट है, बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो शाओ बताती है कि डैड मेरा ये मैजिक बटन सच में काम करता है और इसलिए तो मैं आपकी लाइफ में आई हूँ, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए और गुड लक लाने के लिए, ताकि आपको मैं बहुत सारे पैसे ला कर दूँ। चैन कहता है कि ठीक है मुझे तुम पे बिलीव है। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि फिर तो तुम आसमान से आई हुई फेरी होंगी ना। तो शाओ कहती है कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं। फिर चैन पूछ रहा होता है कि मेरी बेटी क्या खाएगी। फिर वो उसे बर्गर दिला देता है और कार में जाते हुए फिर वो बर्गर खा के खुश हो रही होती है और कहती है कि डैड ये तो बहुत टेस्टी है, और वो जल्दी जल्दी खा रही होती है और कह रही होती है कि मैंने बर्गर कभी नहीं खाई। तो फिर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि शाओ ने कितना ज़्यादा सफ़र करी होगी कि उसने आज तक कभी बर्गर भी नहीं खाई। फिर चैन कह रहा होता है कि शाओ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। फिर इतने में असिस्टेंट चैन को बैड न्यूज़ सुनाने लगता है कि एक और सप्लायर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे 30 बिलियन का होने वाला था। तो शाओ फिर कहने लगती है कि डैड आपकी कार तो आपने इतने टाइम से रिप्लेस नहीं करे, कितनी ओल्ड लग रही है, आप कितना सफ़र कर रहे होंगे और ऐसे में भी आप लोग इतने बिलियन की बातें कर रहे हैं, सच में आप लोग के ड्रीम बहुत बड़े हैं। पर चैन फिर भी सोच रहा होता है कि वो शाओ को बिल्कुल भी सफ़र नहीं करने देगा। तभी असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस इस महीने के 30 दिन हुए और 30 सप्लायर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिए। ऐसे ही चलता रहा तो आपका घर भी आपसे ले लिया जाएगा और आपके अंकल की फैमिली बाकी सभी बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ मिलकर आपको कंपनी से निकाल देंगे। फिर तो आपके पेरेंट्स की मेहनत से बनाई हुई ये कंपनी ऐसे उड़ जाएगी जैसे कि हवा के झोंके में उड़ गई हो।
शाओ फिर चैन को अपसेट देख रही होती है और उसके सर पर उसे उन सारे उधार पैसों के नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि चैन को भरने हैं। तो फिर वो उसे बात करते हुए अपने जेट को हाथ लगा देती है और कहने लगती है कि डैड आप फिक्र मत करो, अब मैं आपके साथ हूँ ना, तो आप जल्दी एक रिच मैन से टकराने वाले हो। तभी इतने में असिस्टेंट ब्रेक लगाता है। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है कि मैं तो बस बोलती नहीं हूँ और विश पूरी हो जाती है, ये मैंने क्या बोल दी। और बताता है कि बॉस हम लोग गलती से किसी से टकरा गए। उस पर्सन का ऑपरेशन चल रहा होता है और ये लोग हॉस्पिटल में बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पता चला है कि वो औरत पहले से बेहोश थी और हमारी गाड़ी टकराने से वो बेहोश नहीं हुई है और हॉस्पिटल ने उस औरत के हस्बैंड को कांटेक्ट करे और वो यहाँ पर आते ही होगा। और कोइंसिडेंटली आपको पता नहीं है बॉस वो हमारा सप्लायर है। तब यहाँ पर वो सप्लायर पहुँच जाता है और वो चैन को थैंक्स करने लगता है कि मिस्टर गुचैन आपकी वजह से मेरी वाइफ बच पाई है, आपने उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, इसलिए मैं भी अब आपके साथ वो बिज़नेस डील करने के लिए रेडी हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया हूँ। तो शाओ तो खुश हो जाती है कि डैड की फाइनली सप्लायर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर चैन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखकर खुश होता है और सप्लायर से कहता है कि वो अच्छे से उनके साथ काम करेगा। और शाओ फिर कहने लगती है कि अंकल आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि आप अपनी वाइफ से भी इतना प्यार करते हैं, देखना आप मेरे डैड के साथ काम कर रहे हैं ना, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। फिर इसके बाद चैन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो शाओ से कहने लगता है कि तुम तो मेरे लिए कितनी लकी हो। तो शाओ ये देखकर खुश हो रही होती है कि अब डैड का कर्जा कम हो रहा है, अब जल्द से जल्द डैड की लाइफ भी ट्रैक पर आ जाएगी। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ चैन के रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि डैड मैं आपके साथ सोऊंगी। तो फिर चैन कह रहा होता है कि देखो अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हें अकेले सोना भी सीखना होगा। तो शाओ फिर बताने लगती है कि डैड इससे पहले स्टेप फादर मुझे स्टोरेज रूम में अकेले छोड़ देते थे और मैं वहाँ पर कितना ज़्यादा डरती थी, वहाँ पर मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा जाती थी। तो डैड इसलिए मुझे आपके पास ही रहना है, फिर मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी। तो चैन मान जाता है और उसे लेटने दे देता है। शाओ तो फिर खुश होकर जल्दी से आके सो जाती है। और फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ सो रही होती है और चैन उसके लिए कपड़े और शूज़ वगैरह ला के रखता है। फिर चैन जब यहाँ किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो शाओ वही ड्रेस पहन कर आ जाती है जो उसने उसके लिए रखा था और वो पूछने लगती है कि डैडी मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो फिर वो कहता है कि सच में तुम तो आसमान से आई हुई फेरी लग रही हो। फिर वो कहता है कि अभी तुम ब्रेकफास्ट करना और मैं तुम्हारे बाल बांध दूंगा। फिर वो वीडियो में देखते हुए उसके बाल बनाना सीख रहा होता है और कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो अभी इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के साथ अच्छा बाल बांधूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है डैड। फिर इतने में चैन को यहाँ कंपनी से ज़रूरी काम से कॉल भी आती है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ और फिर वो जल्दी से शाओ का बाल कंप्लीट करता है। फिर वो शाओ को बताने लगता है कि उसे कंपनी के ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो शाओ को अकेले घर में छोड़कर जाने के लिए फ़िक्र कर रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करा जाए। तो शाओ कहती है कि डैड मैं भी साथ चलती हूँ, आप फिक्र मत करना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद का ख्याल रख लूँगी, आप अपना काम करना। तो फिर वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं जल्दी से जाके ड्रेस चेंज करता हूँ। शाओ फिर सोच रही होती है कि डैड सच में कितने अनलकी हो चुके, जब मैं यहाँ नहीं थी तो भी वो सफ़र कर रहे थे और अब मैं आ गई हूँ तो उन्हें सिंगल डैड होने की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। और वो गलती से अपने जेट को हाथ लगाते हुए ये विश कर देती है कि काश मॉम यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। फिर इसके बाद चैन शाओ को लेकर यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अच्छे से हेलमेट पहनकर सेफली रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। तो शाओ कहती है कि डैड आप मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी। और वो उसे भी हेलमेट पहनने बोलती है कि उसे भी तो सेफ्टी की ज़रूरत है ना। तो वो कहता है कि मेरी बेटी तो कितनी प्यारी है। फिर वो पहन लेता है और इतने में असिस्टेंट आकर फिर चैन को बता रहा होता है कि उसने ये लैंड ख़रीदा तो किसी ने उसका नुकसान करने के लिए जानबूझ के इस लैंड के ऊपर वेस्ट ऑयल डाल दिया, जिसकी वजह से ये लैंड पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो फिर चैन भी ये सुनकर अपसेट हो जाता है। तभी शाओ यहाँ असिस्टेंट से बात करने लगती है और कहती है कि इसका ये मतलब है क्या कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि अब ये लैंड काम की नहीं रही, यानी डैड ने जो अपने पैसे लगाए थे इस लैंड को ख़रीदने में वो वेस्ट हो गए। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम तो कितनी स्मार्ट हो, तुम समझ गई। शाओ फिर सोचने लग जाती है कि डैड के ऊपर क्या अब और कर्जा बढ़ने वाला है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे डैड का कर्जा बढ़े ना और उनका कोई लॉस ना हो, उल्टा फ़ायदा हो जाए। फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस एक्सपर्ट आ गए हैं चेकिंग करने के लिए। तो चैन फिर एक्सपर्ट के पास जाने वाला होता है, पर फिर वो शाओ को देखकर उसे कहता है कि जाओ तुम सेफली कार में जाके बैठ जाओ, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। तो शाओ फिर उसके सामने कार में चली जाती है और चैन बताता है कि कार में तुम्हारे लिए स्नैक्स भी है तो वहीं पे रहना। फिर शाओ यहाँ पर चैन को देख रही होती है जो कि असिस्टेंट से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि एक्सपर्ट ने चेक करके बताया कि इस लैंड के ऊपर पूरा 1 टन किसी ने वेस्ट ऑयल डाला है जिसकी वजह से पूरा लैंड ख़राब हो गया है। शाओ सोचती है कि
अगर ये सारा ऑयल काम का ऑयल बन जाए तो ये जगह तो और वैल्यूएबल बन जाएगी। फिर वो तुरंत ये विश कर देती है और फिर अपना मैजिक करके खुश हो जाती है कि चलो अब जाके डैड को बताती हूँ कि ये जगह अब कितनी ज़्यादा उनके लिए लकी है। फिर शाओ कार से बाहर निकल के चैन के पास भागते हुए जा रही होती है। वो गिरने लगती है तो जल्दी से चैन उसे बचा लेता है और पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। तो शाओ बताने लगती है कि डैड, इस ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा तेल है, तो आप तुरंत ही अपने एक्सपर्ट को ये चेक करने बोलो। चैन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो शाओ कहती है कि डैड, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आप चेक तो करवाओ ना इस लैंड पर आप कुछ बनवा नहीं सकते, लेकिन अब इस लैंड के नीचे इतना सारा ऑयल है तो ये लैंड अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है, अब आपको बहुत पैसे मिलेंगे। डैड की तो किस्मत खुल गई है। तो फिर वो कहता है कि क्या सच में। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जैसा शाओ कह रही है वैसे ही करो, जाओ एक्सपर्ट को बोल दो। तो शाओ कहती है कि डैड, क्या आपको सच में मुझ पर बिलीव हो गया। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और मन में सोच रहा होता है कि शाओ जो भी कह रही है वो उसके खिलाफ जाकर उसे अपसेट थोड़ी ना करेगा। फिर इतने में यहाँ पर चैन का कज़िन आया होता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ब्रदर, तू इतने टाइम तक अनलकी था, फिर भी तुझे होश नहीं आया कि अब तू इस बच्चे की नॉनसेंस बातों में आ रहा है और सोच रहा है कि ये लैंड अब काम की हो जाएगी। और फिर यहाँ पर चैन के अंकल भी आए होते हैं। तो शाओ फिर चैन को पूछ रही होती है कि डैड, आखिर ये लोग कौन है। तो फिर अंकल शॉक होते हैं कि इस बच्ची ने तुम्हें क्या बुलाई डैड। तो अंकल और चैन का कज़िन हान दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि हमारा चैन जो इतने सालों से सिंगल था उसकी एक बच्ची आ गई है। फिर वो लोग शाओ से बात करने लगते हैं। तो शाओ पूछती है कि डैड, क्या ये लोग सच में आपकी फैमिली है। तो चैन बताता है कि हाँ, एक मेरे अंकल है और एक मेरा कज़िन है। तो शाओ कहती है कि इसका मतलब है कि आपके अंकल मेरे ग्रैंडपा हुए और ये आपके कज़िन है तो मेरे अंकल हुए। तो वो दोनों खुश होकर कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं ग्रैंडपा हूँ और मैं अंकल हूँ। तो ये चीज़ चैन को बड़ी अजीब लगती है कि ये दोनों को क्या हो गया, ये लोग मेरी बेटी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर वो लोग तो शाओ को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। वो शाओ को अपने पास बुला रहे होते हैं। तो शाओ फिर पूछती है कि डैड, क्या मैं जा सकती हूँ। तो चैन परमिशन दे देता है और फिर ये लोग इसके गाल पकड़ के कहने लग जाते हैं कि सच में तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो, हमें तो तुम बहुत पसंद आई। तभी चैन जल्दी से शाओ को खींच लेता है और कहता है कि मेरी बेटी है। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम कितने कंजूस हो, तुम्हारी बेटी भी हो गई और तुम्हें इतना नहीं समझ आता कि एल्डर्स को तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए। तो चैन सोच में पड़ जाता है कि इन्हें क्या हो गया, इन्हें तो पहले मेरे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अब ये मेरे बच्चे होने के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। फिर शाओ कहने लगती है कि अंकल और ग्रैंडपा, आप लोग क्या यहाँ पर मेरे डैड से कोई ज़रूरी बात करने आए थे। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि हाँ। हान चैन को ये कह रहा होता है कि देखो तुम कितने अनलकी हो गए हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम ये लैंड मुझे बेच दो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए वेस्ट हो चुकी है। तो शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लैंड बहुत काम की है। तो अभी वो मान नहीं रहा होता और कहता है कि तुम्हारे डैड अनलकी है, इसलिए इतना मत सोचो। शाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप लोग कितने बुरे हो, अंकल मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी। तो हान कह रहा होता है कि लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। फिर अंकल भी यहाँ पर चैन को समझा रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा कज़िन बिल्कुल तुम्हें सही समझा रहा है, ये लैंड उसे बेच दो नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। ऐसे ही तुम इतने लॉस में पड़े हुए हो और लॉस हो गया तो सोचो तुम अपना घर और कार भी खो बैठोगे। तो तुम्हारे अंकल और तुम्हारा कज़िन बस तुम्हारी हेल्प करने आए, बात को समझो। तो शाओ फिर उनसे भी गुस्सा हो जाती है कि ग्रैंडपा, आप मेरे डैड के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं आपसे भी गुस्सा हो गई हूँ और आपसे बात नहीं करूँगी। आप लोग बार बार ऐसा बोलना बंद करो कि मेरे डैड अनलकी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैड अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है कि वो कितनी मेहनत करना चाहता है। तो हान सोचने लगता है कि वैसे तो ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। तभी उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि चुपचाप से चैन को अपनी बातों में लेकर ये लैंड खरीद लो, आखिर फैमिली का वारिस तुम्हें ही बनना है, इसे नहीं। तो हान फिर चैन को टाइम दे रहा होता है कि देखो मैं ये लैंड अभी भी खरीद लूँगा, मुझे बेच दो, इसी में तुम्हारी समझदारी है। तो चैन मना करता है कि नहीं, मैं नहीं बेच रहा। फिर एक्सपर्ट चेक करने के बाद चैन को बताने लगते हैं कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही कीमती तेल है, जिसकी वजह से अब उसका ये लैंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया है। अब तो उसे इस लैंड की वजह से बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर अंकल को और लालच आ रही होती है और वो फिर चैन से कहने लगते हैं कि देखो तुम प्राइस बढ़ा लो लेकिन ये लैंड हमें बेच दो। तो बेचैन मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को बता दूंगा। तो चैन कहता है कि आप जाकर बता दो, मेरी ग्रैंडमा तो मेरे साइड है। तभी इतने में असिस्टेंट को कॉल आती है और वो फिर चैन को बताने लगता है कि बैड न्यूज़ है, आपकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो ये लोग फिर घबरा कर जल्दी से घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं चैन की ग्रैंडमा को, जो कि अभी बेहोश होती है। तभी इतने में उनके रूम में चैन की आंटी आई होती है और वो यहाँ पर एक पेपर के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स लेने लग जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को यानी कि हान को
इस फैमिली का वारिस बनाना चाहती है और चाहती है कि कंपनी सिर्फ उसे ही मिले और चैन को नहीं। पर तभी इतने में सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और चैन उन्हें चिल्लाता है कि वो आखिर ग्रैंडमा के साथ कर क्या रही थी। तो वो जल्दी से पेपर छुपा लेती है और उसके अंकल से कहने लग जाती है कि देख लो कैसे ये मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। तो चैन कह देता है कि आज से मैं ग्रैंडमा की केयर करने के लिए इंतज़ाम करूँगा और कोई भी मेरी बिना परमिशन के यहाँ ग्रैंडमा के रूम में नहीं आ सकता। तो अंकल उसे चिल्लाते हैं कि मैं भी यहाँ पर हूँ, आखिर तुम ऐसे कैसे मेरे सामने होते हुए ऐसे डिसीजन ले रहे हो। तो चैन कहता है कि आप यहाँ पर हो तभी तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है ताकि मेरी ग्रैंडमा को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो हान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अभी इतने में ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो डॉक्टर तुरंत ही आकर उन्हें का चेकअप करता है और इन लोग को बैड न्यूज़ बताता है कि उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि सर्जरी करना ठीक नहीं होगा। तो वो लोग एडवांस में तैयारी करके रखें। तो फिर शाओ इस बारे में फिर चैन से पूछती है कि डॉक्टर क्या बोल कर गए। चैन फिर शाओ को अपनी ग्रैंडमा की हार्ट की कंडीशन के बारे में बताता है। तो शाओ सोचती है कि मैं विश मांग कर उन्हें ठीक कर सकती हूँ और फिर शाओ ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए यहाँ पर उनके ऊपर हाथ रखते हुए अपना मैजिक करने लगती है और फिर चैन को बताती है कि डैड अब आप फिक्र मत करो, ग्रैंडमा पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तभी आंटी ये सुनकर चैन से पूछने लगती है कि ये बच्ची तुम्हें डैड कह रही है, आखिर तुम्हारे पास अचानक से बच्ची कहाँ से आ गई। ओ लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के लिए तुमने किसी भी ऐसी बच्ची को ढूंढ कर लेकर आ गए ताकि फिर तुम प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा ले सको। तो चैन गुस्सा होता है कि आप कुछ भी बोले जा रही है। तभी हान कहने लगता है कि मॉम मुझे लगता है शाओ कितनी क्यूट है, तो आखिर आप इससे ऐसे क्यों बोल रही है। तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो, तुम किसके साइड हो, तुम सब मुझ पे छोड़ो, मैं हैंडल करती हूँ। आंटी उसे समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी ग्रैंडमा तो मरने वाली है, तो अब हम सभी को प्रॉपर्टी डिवीज़न के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए कि किसे क्या मिलेगा। तो तुरंत ही शाओ चिल्लाती है ग्रेट ग्रैंडमा को कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं मर सकती। तो आंटी तो शाओ को भी चिल्ला रही होती है कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। वो कहती है कि देखो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तो हम लोग को प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तभी इतने में ग्रैंडमा उन्हें जवाब में कुछ कहती है तो आंटी शॉक हो जाती है और यहाँ पर चैन और हान खुश जाते हैं कि ग्रैंडमा ठीक हो गई। फिर शाओ भी यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडमा को हेलो कह रही होती है और बताने लगती है कि मैं आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ और मेरा नाम शाओ है। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है और वो चैन से पूछती है कि क्या शाओ सच कह रही है। तो वो कहता है कि हाँ ग्रैंडमा ये सच मेरी बेटी है। तो ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि मेरी बच्ची कितनी ज़्यादा पतली है, रुको मैं इसके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। तो चैन जल्दी उन्हें रोकता है कि ग्रैंडमा अभी आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। फिर ग्रैंडमा शाओ से कह रही होती है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारे डिलीशियस खाने पकाऊंगी। तभी यहाँ पर चैन की आंटी रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम अच्छा हुआ आपको होश आ गया और आप ठीक हो गई। आपको पता है हम लोग आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे और इसलिए हम लोग ने कितने दिन से कुछ खाए पिए भी नहीं ठीक से। तो कहती है कि बस अब एक्टिंग बंद करो, मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बात करना है, तो बीच में मत आओ। फिर शाओ ग्रैंडमा से पूछ रही होती है कि ग्रेट ग्रैंडमा अब आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रही होंगी ना। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो शाओ कहती है कि मैंने आपको ठीक जो करी हूँ, देखना अब तो आप पूरे 100 साल जीने वाली हो। तो ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो कितनी ज़्यादा क्यूट है और अब तुम मेरे साथ हो तो मैं 100 क्या 200 साल जीऊँगी। फिर चैन की आंटी यहाँ पर शाओ की मॉम के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है कि चैन ने कहीं भी किसी भी लड़की के साथ ये बच्चा करके लाया तो फिर हम इसे कैसे एक्सेप्ट करें। तो शाओ अपनी मॉम के बारे में ऐसे सुनकर रोने लगती है। तो ग्रैंडमा तुरंत ही उसे संभालती है और आंटी को चिल्लाती है और वे लोग को चिल्ला कर इन्हें जाने बोलती है। तो अंकल आंटी और हान सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रैंडमा इस बारे में शाओ से पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम कौन है और वो कहाँ पर है। तो शाओ फिर अपनी मॉम का नाम बताती है और कहती है कि जब वो 2 साल की थी तभी उसकी मॉम गुजर गई। तो फिर उसकी मॉम का नाम सुनकर ग्रैंडमा फिर सोच में पड़ जाती है। तो चैन उन्हें कहता है कि हाँ ग्रैंडमा वो जिनसी की बात कर रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो तो वही लड़की थी ना जिसे तुम्हारी मॉम ने एक्सेप्ट नहीं करी थी और उसे घर से निकाल दी थी। तो शाओ फिर पूछ रही होती है कि ग्रेट ग्रैंडमा क्या आप मेरी मॉम को पसंद नहीं करती थी। तो फिर ग्रैंडमा उसे बता रही होती है कि उसकी जो ग्रैंडमा है उसकी और उसकी मॉम के बीच में कुछ तो झगड़ा हुआ था जिसके बारे में वो भी क्लियरली नहीं जानती है। और फिर ग्रैंडमा इस बारे में चैन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी मॉम को शाओ के बारे में पता चला। तो कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, लेकिन आप फिक्र मत करो, मॉम अगर शाओ को एक्सेप्ट नहीं भी करेंगी तो भी मैं शाओ को पूरा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, उसमें कुछ नहीं होने दूंगा। तो शाओ कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, आप बस मुझे ग्रैंडमा के पास लेके चलना, देखना मैं उन्हें मना ही लूँगी। तो ग्रैंडमा और चैन दोनों ही कहने लगते हैं कि सच में तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो।
फिर चैन शाओ को अपनी मॉम से मिलवाता है। तो उसकी मॉम को जैसे ही पता लगता है कि शाओ जिनची की बेटी है तो वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो चैन फिर अपनी मॉम को बनाने के लिए खाना बनाता है और फिर वो अपनी मॉम और शाओ दोनों को खाना खाने के लिए बैठाता है। तो उसकी मॉम तो मना ही कर रही होती है कि वो चाहे जो कर ले वो मानेगी नहीं। तभी फिर चैन यहाँ कंपनी जाने का बहाना करते हुए शाओ को इशारा कर रहा होता है कि अब वो बस अपनी ग्रैंडमा को संभाल ले। तो कहती है कि हाँ डैड आप फिक्र मत करो, और फिर चैन जल्दी से यहाँ से भाग लेता है। फिर चैन की मॉम शाओ को ये समझा रही होती है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन याद रखना कि अपने डैड से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी जैसे मैंने तुम्हारी मॉम को निकाली थी। तो शाओ कहने लगती है कि ग्रैंडमा आप तो कितनी ब्यूटीफुल हो और स्माइल करते हुए तो आप और भी अच्छी लगोगी। तो चैन की मॉम कह देती है कि तुम्हें मुझे ग्रैंडमा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस मुझसे यहाँ मीठी मीठी बातें करोगी और मैं पिघल जाऊंगी? अभी तुम्हारे डैड की जो सिचुएशन चल रही है ना, तो तुम उसके साथ रहोगी तो उसके लिए बर्डन बन जाओगी। तो शाओ बता रही होती है कि ग्रैंडमा मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं बस थोड़ा सा खाती हूँ और मैं तो सोते वक्त भी ज़्यादा जगह नहीं लेती, और आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आई हूँ तो डैडी की लाइफ अच्छी हो जाएगी और वो लकी हो जाएंगे। तो ग्रैंडमा प्लीज़ आप मान जाओ ना और मुझे इस घर से मत निकालो। वो उन्हें क्यूट हरकतें करके दिखा रही होती है। ग्रैंडमा कहते हैं कि चलो अब बस ये सब बातें करना बंद करो और खाने पे फोकस करो। तो फिर वो खाना खाने लगती है और ग्रैंडमा कह रही होती है कि आराम से खाओ, मैं तुमसे कोई खाना छीनूंगी नहीं। तो शाओ सोच रही होती है कि ग्रैंडमा तो बस दिखने में इतनी ज़्यादा कोल्ड दिखती है लेकिन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, जैसा कि ग्रेट ग्रैंडमा ने मुझे बताई थी। फिर रात में शाओ अपने रूम में होती है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचती है कि आखिर डैड अभी तक आए क्यों नहीं। तभी इतने में वो देखती है कि उसके रूम में चैन की मॉम आई है। तो वो चुपके से सोने का नाटक कर रही होती है और वो यहाँ पर आकर कुछ कर रही होती है। तो शाओ डर जाती है कि कहीं ग्रैंडमा मुझे मारने तो नहीं आई है। तब यहाँ ग्रैंडमा तो बस उसके पैर की साइज़ का मेजरमेंट ले रही होती है, क्योंकि उन्होंने देखी थी कि वो जो स्लीपर पहनती है वो उसकी साइज़ से कितना बड़ा है। फिर वो उसके शूज़ को देख ही रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर शाओ को जाके देखकर चैन की मॉम भी डर के ज़ोर से चिल्लाती है और शाओ भी। और फिर शाओ के पैर में मोच आ जाती है। तो चैन की मॉम उसके मेडिसिन लगा रही होती है और उसकी फिक्र कर रही होती है कि वो देखो कितनी ज़्यादा अभी नाजुक है कि उसे इतनी जल्दी चोट आ गई। तो शाओ सोच रही होती है कि आज तक उसकी केयर किसी ने भी इतनी नहीं किया। फिर चैन की मॉम उसे कह रही होती है कि तुम इतना याद रखो कि तुम एक बच्ची हो, अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। फिर शाओ ने रोते हुए बताने लगती है कि आज तक उसकी केयर इतनी किसी ने भी नहीं किया। तो ग्रैंडमा कह रही होती है कि तुमने तो कितना सफ़र कर रही हो, और फिर वो भी उसके लिए रोने लग जाती है। तो शाओ रोते हुए कहती है कि ग्रैंडमा आप तो कितनी ब्यूटीफुल हो। फिर वो उनके पैर की चोट देख लेती है और कहती है कि आपको ये चोट कैसे आई हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो मैं इतनी ओल्ड हो गई हूँ तो ये कोई बड़ी चोट नहीं है। तभी शाओ ने अपनी आंखें बंद करने बोलती है और फिर वो मैजिक से उनके पैर की चोट ठीक कर देती है। और फिर वो उन्हें समझाने लगती है कि अगली बार जब भी उन्हें दर्द होगा या कुछ भी होगा तो वो तुरंत उन्हें बताए। तो ग्रैंडमा काफ़ी इंप्रेस होती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो कितनी अमेजिंग है। फिर वो कहने लगती है कि लेकिन तुम समझ जाओ, तुम्हें अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं बनना है जो कि हर चीज़ खुद झेलता रहता है। मुझे तो इस बारे में पहले पता ही नहीं चला था कि कंपनी में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी और उसके ऊपर पूरे 10 बिलियन का कर्जा है। मुझे तो सच में ये चीज़ इतनी शॉकिंग लग रही थी कि मेरा ग्रैंडसन इतनी ज़्यादा मेहनत करता है पर वो फिर भी बिज़नेस करने में इतना पीछे कैसे। फिर एक दिन मुझे चैन के ग्रैंडपा सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसके लिए जाकर टेंपल में प्रे करूं। तो मैं 3 सालों से उसके लिए प्रे कर रही हूँ पर अभी तक उसकी किस्मत चमकी नहीं, इसलिए मुझे तो गुस्सा आ रही है और मैं तो सोच रही हूँ जाकर मैं टेंपल ही तोड़ दूँ। तो शाओ जल्दी से उन्हें चुप कराती है और कहती है कि ग्रैंडमा ऐसा मत बोलो, नहीं तो गॉड भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है कि आप फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं डैड की हेल्प करूँगी सब ठीक करने में। तो ग्रैंडमा तो उसे ही समझा रही होती है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ तो कर रही हूँ लेकिन तुम अपने डैड के लिए कोई भी ट्रबल नहीं कर सकती हो। चैन के अंकल आंटी तो बैठे ही हुए कि कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो लोग उसे कंपनी से निकाल फेंके। तो शाओ कहती है कि मैं हूँ ना, अब मैं डैडी को प्रोटेक्ट करूँगी। तो ग्रैंडमा फिर खुश हो रही होती है कि लगता है तुम तो बहुत अच्छी हो, चलो ठीक है अब तुम ज़्यादा जागो मत और सो जाओ। तो शाओ जल्दी से चैन की ग्रैंडमा को गुड नाइट किस देती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा अब आप भी जाकर सो जाओ। फिर जैसे ही वो मॉर्निंग में उठती है तो देखती है कि टेबल के ऊपर उसके लिए शूज़ रखे होते हैं। वो समझ जाती है कि ये चैन की मॉम ने उसके लिए रखी है। फिर वो इसे लेकर चैन के पास जाती है और दिखाने लगती है कि डैडी देखो ग्रैंडमा ने मेरे लिए लेकर आई। तो चैन भी देखकर खुश हो रहा होता है कि उसकी मॉम बस गुस्सा करने का नाटक करी थी लेकिन वो कितनी सॉफ्ट है। फिर वो और शाओ मिलकर जोर जोर का यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। डैड आखिर ये शूज़ मेरे लिए आपने लेकर आए हो। तो चैन कहता है कि नहीं तो फिर कौन लेकर आया होगा, लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा लेकर आई है।
तो शाओ खुश होकर कहने लगती है कि ग्रैंडमा तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो चैन की मॉम तुरंत ही कहने लगती है कि मैंने बस तुम्हारे शूज़ को गंदा देखी थी तो मुझे लगा तुम घर गंदा कर दोगी, इसलिए मैंने लेकर आई हूँ। फिर चैन बता रहा होता है कि डैड वापस से कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर कितना खतरा है तुम्हें पता ही है ना। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं डैड, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ चलूँगी। चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तभी तुरंत यहाँ पर चैन की मॉम उसे रोक लेती है कि तुम ऐसे छोटी बच्ची को इतनी खतरनाक जगह पे नहीं लेके जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए शाओ का यहाँ घर पे ख्याल रख लूँगी, लेकिन इसे मत लेके जाओ वहाँ पर। तो चैन तो काफ़ी खुश जाता है कि उसका और शाओ का प्लान सक्सेसफुल हुआ। फिर वो कहता है कि ठीक है मॉम, और फिर चैन और शाओ आपस में स्लो से बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो मान ही गई। फिर ग्रैंडमा कह रही होती है कि मैं बस थोड़ी देर का ही शाओ का ख्याल रखती हूँ और ज़्यादा देर नहीं। तो शाओ तो जाकर उन्हें और मस्का पॉलिश कर रही होती है और उन्हें हक करके उनकी तारीफ़ कर रही होती है और कहने लगती है कि आप तो सबसे बेस्ट ग्रैंडमा हो और ग्रैंडमा मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। तो वो कहती है कि तुम बस मेरे लिए कोई ट्रबल ना करो, वही बेहतर होगा। फिर चैन की मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम क्या अब यहीं पर ही बैठ के ब्रेकफास्ट भी करने का प्लान कर रहे हो। तो चैन कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अगर आप और शाओ बोर हो तो फिर आप लोग बॉक्सिंग देखने के लिए जा सकते हो, आप लोग को अच्छा लगेगा, साथ में आप लोग शॉपिंग भी कर लेना। तो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो अब तुम जाओ, तुम्हें ज़रूरी काम था ना, और वो उसे घर से भेज देती है। और फिर चैन यहाँ से जाते हुए अपनी मॉम और शाओ की बॉन्डिंग देखकर खुश हो रहा होता है। फिर इसके बाद चैन की मॉम शाओ को लेकर शॉपिंग करवाने के लिए गई होती है और उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाती है। तो शाओ उनसे पूछ रही होती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तो चैन की मॉम उसको सारी ड्रेस में उसकी तारीफ़ कर रही होती है और वो सारी ड्रेस यहाँ पर ख़रीद लेती है। तो स्टाफ लोग भी बहुत खुश हो जाती है कि हमें भी ऐसी ग्रैंडमा चाहिए। फिर शाओ अपनी ग्रैंडमा के साथ घर पे आ जाती है और यहाँ पर ये लोग ने जो ड्रेस खरीद के लाए होते हैं वो साथ में पहनकर अपने आप को आईने में देख रहे होते हैं और खुद की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि हम लोग सबसे बेस्ट गर्ल ग्रुप है। फिर ग्रैंडमा शाओ को बताने लगती है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले मुझसे कुछ मिलियन पैसे उधार लिए थे। अभी मैंने उनका वीचैट पोस्ट देखी हूँ, वो लोग बॉक्सिंग मैच देखने गए और अभी हम लोग भी तो यहाँ घर में कितना फ्री बैठे हैं ना, तो क्यों ना हम लोग भी वहाँ चले। इसी बहाने हम लोग उनसे चलकर सारे उधार वाले पैसे भी ले लेंगे और बोल देंगे कि वो पैसे वो तुम्हारे डैड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो शाओ कहती है कि क्या वो लोग सच में इन्वेस्टमेंट के लिए मानेंगे। तो ग्रैंडमा तो यकीन के साथ कह रही होती है कि अरे वो सब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, वो ज़रूर मानेंगी। पर फिर चैन की मॉम यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि उनकी तीनों फ्रेंड्स उन्हें धोखा दे देती है और मना कर देती है कि अब उनका बेटा इतना अनलकी हो चुका है और उसके ऊपर उल्टा इतना ज़्यादा उधार है, तो वो लोग तो उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहते। तो ये सुनकर चैन की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी फ्रेंड को याद दिला रही होती है कि जब उसके हस्बैंड की कंपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी तो उन्होंने उसकी हेल्प की थी और अपने बेटे को बोलकर उसकी कंपनी में बिजनेस डील करवा कर उनकी इतनी मदद करी थी, तब आज उनकी फैमिली इस पोजीशन पर है। तो फिर उनकी दूसरी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें भी याद है ना, ये पुरानी बात है और अभी के नहीं, अब सिचुएशन बदल चुकी है, तुम्हारा बेटा अब इतना अनलकी हो गया है कि हमें तो लगता है कि उसके साथ हमें तो अपनी सारी डील ख़त्म कर लेनी चाहिए, उसमें ही बेहतर ही है। तो तीसरी फ्रेंड भी कहती है कि हाँ, तुम लोग के ऊपर अब इतने सारे बिलियंस पैसों का उधार है, सिर्फ 1000 लाख का नहीं, तो तुम तो अपना सोच लो कि तुम्हारी कॉफिन के लिए भी पैसे होंगे कि नहीं। शाओ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आती है और वो डरने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडमा मुझे ये तीनों मॉन्स्टर क्यों दिखाई दे रही हैं। तो वो तीनों इसे चिल्लाती है कि तुम कैसी बच्ची हो जो बड़ों से बदतमीज़ी कर रही हो, तुम्हारे बड़ों ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। तो यहाँ पर फिर चैन की मॉम कहती है कि मैं इसकी बड़ी हूँ, मैं इसकी ग्रैंडमा हूँ। और शाह भी उन लोग को बता रही होती है कि मैं मेरी ग्रैंडमा की ग्रैंड डॉटर हूँ। और चैन की मॉम भी एग्री कर रही होती है और कहती है कि जो भी शाह रूल्स बनाएगी मैं उसी रूल्स को मानूंगी। शाह तो खुश हो रही होती है कि ग्रैंडमा से पैम्पर होके तो कितना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर ये तीनों फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा आ रही होती है। फिर यहाँ पर चैन की मॉम इन लोग से कह देती है कि सच में तुम लोगों ने अपने असली रंग मुझे आज दिखा दिए। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को मेरे बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने वो मिलियंस पैसे याद करो जो तुम लोगों ने मुझसे कुछ साल पहले उधार लिए थे, उसे रिटर्न कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर होगा। पर वो लोग मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि हमने कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ, मुझे रिकॉर्ड्स रखने की आदत है, मेरे पास तुम लोगों के सारे चैट्स हैं, तो तुम लोग क्या चाहती हो कि मैं तुम लोग के हस्बैंड की कंपनी के ईमेल पे सेंड कर दूँ। तो वो तीनों डर जाती है और तुरंत ही फिर उसे कहने लगती है कि हम लोग तो बस तुम्हारे साथ जोक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। देखो तुम चाहती हो ना कि हम लोग तुम्हारे बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्यों ना उसके लिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। हम लोग अभी बॉक्सिंग मैच देखने आए ना, तो यहाँ पर एक रेड टीम है और एक ब्लू टीम है, तो चलो क्यों ना शर्त लगाते हैं, हम लोग ब्लू टीम की तरफ से चीयर कर रहे हैं और तुम रेड टीम की तरफ से करो।
और अगर तुम्हारी वाली टीम जीत गई तो फिर हम तुम्हारे बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हार गए तो फिर याद रखना कि हमारा हिसाब बराबर होगा, तुम हमसे कोई पैसे उधार वाले नहीं मांगोगी, और ऊपर से जो तुमने अभी हमारे साथ रूड बिहेवियर करी है ना, उसके लिए भी माफ़ी मांगोगी। तो चैन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है, वो इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। फिर वो शाओ से कहती है कि ग्रैंड डॉटर चलो हम लोग चलते हैं। तो शाओ फिर उन्हें साइड में ले जाकर समझा रही होती है कि ग्रैंड माँ, हम लोग को ये शर्त लगानी चाहिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हम लोग ही जीतेंगे, और देखना फिर इन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो वो मान जाती है और फिर अपनी तीनों फ्रेंड से कह देती है कि ठीक है, हम लोग शर्त लगाने के लिए रेडी है। और फिर शाओ भी कहती है कि लेकिन एक बात मैं आप लोग से पहले कह दूं कि अगर हम लोग जीते तो आपको मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा, साथ ही साथ वो पैसे भी रिटर्न करने होंगे जो आप लोगों ने मेरी ग्रैंड माँ से लिए थे, नहीं तो फिर देख लेना मैं आप लोगों के सारे हस्बैंड्स के साथ हैमबर्गर खाने जाऊंगी। तो वो लोग कहने लगती है कि लगता है इस भूखी लड़की ने कभी हैमबर्गर्स नहीं खाई है। तब यहाँ पे चैन की मॉम तो खुश हो रही होती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर को हैमबर्गर्स पसंद है, फिर तो मैं घर चल के इसके लिए बनाऊंगी। तब यहाँ पर इनकी सारी फ्रेंड्स कहने लगती है कि देखना हम लोग ही जीत के रहेंगे और तुम लोग हारने वाले हो। तभी शाओ यहाँ पर इन लोग को एग्रीमेंट पेपर दिखाती है और कहती है कि अभी जो हमने ये शर्त वाली डील कर रहे हैं उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो आप लोग अपनी फिंगरप्रिंट्स लगाओ, क्योंकि सिर्फ मुंह से बोलकर मैं मानने वाली नहीं हूँ, एविडेंस भी तो होना चाहिए। और वो उन लोग की फिंगरप्रिंट लगवा देती है और कहती है कि चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों आपस में कहने लगती है कि ये कितनी चालाक लड़की है, एडवांस में ही तैयारी के साथ आई थी हमसे ये सब डील करने के लिए। यहाँ पर चैन की मॉम तो खुश जाती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो कितनी अमेजिंग है। फिर ये बॉक्सिंग मैच स्टार्ट हो जाता है और चैन की मॉम की तीनों फ्रेंड्स खुश हो रही होती है कि उन्होंने जिस बंदे के ऊपर मैच लगाई है वो तो हमेशा ही मैच जीतता है और वो बहुत पावरफुल है, और जो दूसरा वाला है वो तो हमेशा हारता रहता है, तो इस बार भी वही हारेगा। यहाँ पर चैन की मॉम प्रेयर करने लग जाती है कि बस वो लोग जीत जाए, और शाओ यहाँ पर उनकी विश पूरी करने के लिए अपना मैजिक कर देती है, जिसके बाद फिर उन लोग की रेड टीम वाले बंदे के अंदर एक एक्स्ट्रा ही पावर आ जाती है, और वो जैसे ही पंच मारता है तो वो दूसरा बंदा दूर जाके गिरता है और वो तो दोबारा उठ ही नहीं पाता। तो इस तरीके से रेड टीम मैच जीत जाती है, यानी कि चैन की मॉम और शाओ ये मैच जीत जाते हैं। और चैन की मॉम की तीनों फ्रेंड्स शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया, हमारा वाला बंदा कैसे हार गया। तो शाओ कहती है कि आखिर शर्त किसने लगाया था, मेरी ग्रैंड माँ ने ना, तो वो कैसे नहीं जीती। फिर वो तो यहाँ पर उनके साथ खुशी बना रही होती है और इन लोग से कहती है कि चलो अब शर्त पूरी करने का टाइम आ गया है। तो फिर इन तीनों को ही मुँह बनाते हुए उस इन्वेस्टमेंट डील के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लगानी पड़ती है। फिर लोग यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं और चैन की मॉम कह रही होती है कि चलो आप चल के तुम्हारे डैड को दिखाते हैं कि हमने कितना बड़ा काम करे। और फिर वो दोनों खुशी खुशी घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन जब घर पे आया होता है तो उसे शाओ की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से अंदर आता है और कहने लगता है कि मॉम आप मुझे मार लेना लेकिन शाओ को मत मारना। और तभी वो तो देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम तो यहाँ पर शाओ के लिए इतने सारे अलग अलग स्नैक्स बना रही होती है, और शाओ यहाँ पर हैमबर्गर देखकर खुश हो रही होती है और चिल्ला रही होती है। शाओ फिर हैमबर्गर खा रही होती है और चैन की मॉम उसका मुँह साफ कर रही होती है। ये सब देखते हुए चैन शॉक हो जाता है कि मैं सही घर में तो आया हूँ ना, ये सब क्या चल रहा है। फिर चैन की मॉम उसे भी खाने के लिए बुला रही होती है। तभी इतने में चैन को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे गुड न्यूज़ सुनाने लगता है कि अचानक से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के ऑर्डर्स आ गए। तो ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर चैन की मॉम शाओ के साथ मिलकर उसे सब बता रही होती है कि कैसे उन्होंने अपने सारी फ्रेंड्स को सबक सिखाकर उनसे सारे उधार वाले पैसे रिटर्न लेकर आई और साथ में उनके साथ शर्त भी जीत गई। तो इस तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट के लिए मानना ही पड़ा और ये सब वो बहुत खुशी खुशी बता रही होती है। तो चैन बस देखता रह जाता है। दोनों आपस में खेल रही होती है और कह रही होती है कि उन्हें आज बहुत मज़ा आया और कोई भी उन्हें इस तरीके से बुली नहीं कर सकता है। तो चैन फिर शाओ को देखते ही रह जाता है और फिर वो भी यहाँ पर शाओ के पास आके बैठता है और अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम मैंने आपको भी कंपनी के मैटर की वजह से इतना परेशान कर दिया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, फैमिली आखिर परेशान नहीं होंगी तो कौन परेशान होगा। और फिर शाओ कहती है कि डैड मैंने आपको बोली थी ना कि मैं आपको इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट डैड बनाऊंगी। तो फिर इस बारे में चैन याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो ग्रैंड माँ को भी बोल रही थी तो उन्हें किस करी थी, तो वो अपने गाल आगे कर रहा होता है, पर शाओ तो यहाँ पर उसे देख भी नहीं रही होती और वो उसकी मम्मी के साथ खेलने में लगी होती है। तो चैन कहता है कि शाओ क्या तुम बस अब अपनी ग्रैंड माँ को याद रख रही हो और अपने डैड को भूल गई हो। तो चैन की मॉम कहती है कि शाओ देख लो तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। तो शाओ फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और ग्रैंड माँ कह रही होती है कि शाओ हमारे लिए कितनी ज़्यादा लकी है, मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर। तो चैन पूछ रहा होता है कि मॉम क्या आपने फाइनली शाओ को अब अपनी ग्रैंड डॉटर मान ली हो।
तो फिर मॉम कुछ नहीं बोल रही होती है। तो शाओ कहती है कि ग्रैंड माँ, क्या आपने अभी भी मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं मानी हो? तो चैन की मॉम तुरंत ही कहती है कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी बेटी मेरी ग्रैंड डॉटर हुई ना, और मैं अब अपनी ग्रैंड डॉटर को बहुत सारे गिफ्ट देना चाहती हूँ और इसे प्रिंसेस की तरह तैयार करना चाहती हूँ। और दोनों ही फिर ग्रैंड माँ और ग्रैंड डॉटर साथ मिलकर यहाँ खेलने लग जाते हैं। और चैन कहने लगता है कि कौन बोल रहा था कि वो अपने डैडी को सबसे हैप्पीएस्ट डैडी बनाएगी, पर अब अपने डैडी को भूल चुकी है। फिर शाओ पूछती है कि डैड, मैंने ग्रैंड माँ से सुनी कि आप एक चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन रखने वाले हैं, तो क्या मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? असल में जब से मॉम इस दुनिया से गई थी तो मुझे ऑटिज़म हो गया था और मैं बोल नहीं पाती थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैं तो बस मॉम की जाने की वजह से अपसेट थी और इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो तुरंत ही फिर चैन की मॉम उसे संभाल रही होती है कि अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास डैड और ग्रैंड माँ है ना, हम लोग किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोलने नहीं देंगे। तो चैन ये सब देखकर सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली बस हैप्पी रहे, उसके लिए यही मायने रखता है। फिर वो कहता है कि हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही है, शाओ तो हमारी प्यारी बेटी है, तो ऐसे कैसे मैं किसी को भी इससे बुली करने दे सकता हूँ। फिर मॉम पूछ रही होती है कि वैसे तुम उस प्रोफेसर जियांग को इनवाइट कर रहे हो कि नहीं, वो तो बहुत फेमस है ना। तो चेंग कह रहा होता है कि हाँ, मैंने उन्हें इनवाइट किया हूँ, अगर वो हमारे चैरिटी फाउंडेशन में डोनेशन कर देते ना तो फिर ऐसे बहुत सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। और मैंने सुना कि वो कोई अपने साथ मैजिकल पेंटिंग को भी लेकर आने वाले हैं। तो शाओ तो देखने के लिए एक्साइटेड हो रही होती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कल चल कर देख लेना। और फिर वो चेन से कहती है कि शाओ को अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो उसे वो दिला देना, ठीक है, मैं बिल्कुल भी अपनी ग्रैंड डॉटर को नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो चैन मान जाता है कि ठीक है मॉम, जैसा आप बोलो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन शाओ को लेकर यहाँ एग्जीबिशन के लिए पहुँचता है और शाओ सारी पेंटिंग देखकर खुश हो रही होती है। फिर जब इस एग्जीबिशन में प्रोफेसर जियांग पहुँचते तो उनके पीछे पीछे चैन की आंटी और उसका कज़िन हान दोनों लगे होते हैं और उन्हें खुश करने के पीछे लगे होते हैं। और आंटी जानबूझ के चैन की बुराई करने लगती है। तो शाओ ये सब सुन लेती है और कहती है कि कौन मेरे डैड के पीछे बुराई कर रही है। फिर चैन यहाँ प्रोफेसर जियांग से बात करने लगता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैं गुचेन हूँ, उनसे हैंडशेक करना चाह रहा होता है, पर वो तो उसकी बुराई इतनी सुन चुके होते हैं। तो कहने लगते हैं कि मैंने सुना कि तुम बिल्कुल भी कंपनी मैनेज करने के लायक नहीं हो। तो शाओ कहती है कि ऐसा आपको किसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर वो फिर और चीज़ नहीं सुनते और चले जाते हैं। और फिर आंटी यहाँ चैन को समझा रही होती है कि तुम चुपचाप से कंपनी अपने कज़िन को दे दो, क्योंकि तुमसे तो संभाली नहीं जाएगी, पर वो कर लेगा। शाओ को फिर यहाँ बहुत गुस्सा आ जाती है कि ये लोग यहाँ पर उस प्रोफेसर जियांग को खुश करने में लगे। तो वो जानबूझ के फिर हान का गिफ्ट बदल देती है और मैजिक से उसे फ्रॉक बना देती है। और फिर ये फ्रॉक देखकर तो प्रोफेसर जियांग डरने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि वो कैसा उसके साथ मज़ाक कर रहे हैं। फिर हान को बहुत गुस्सा आता है और वो चैन से कहता है कि देख लेना, मैं प्रोफेसर जियांग की पेंटिंग को ख़रीद के उन्हें अपनी साइड कर लूँगा। फिर इसके बाद प्रोफेसर जियांग अपनी पेंटिंग को सारे लोग को दिखा रहे होते हैं और शाओ को ये पेंटिंग जानी पहचानी लगती है। फिर वो पेंटिंग के पास जाकर कहने लगती है कि ये तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। तो ये सुनकर चैन पूछता है कि तुम श्योर हो? तो शाओ कहती है कि हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तभी यहाँ पे प्रोफेसर जियांग जब शाओ को अच्छे से देखते हैं तो वो उन्हें याद आ जाती है। ये काफ़ी साल पहले की बात होती है जब प्रोफेसर जियांग अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे और वो अपने होने वाले बेबी के लिए परेशान थे। तो शाओ को ये पता लग गया था और तो उस कपल को ब्लेसिंग्स देने के लिए उसने अपनी पेंटिंग उन्हें गिफ्ट करी थी। प्रोफेसर जियांग इस बारे में याद करते हुए शाओ को कहने लगते हैं कि क्या तुम ही वो बच्ची थी जो हमें हॉस्पिटल के बाहर मिली थी? तो कहती है कि हाँ, मैं ही थी और उन्हें हेलो कर रही होती है। तो वो उसे थैंक्स करने लगते हैं कि 30 साल पहले उसने उनकी इतनी बड़ी हेल्प करी, वो तो उनकी बेनिफैक्टर है। वो पूछने लगते हैं कि लेकिन आखिर तुम अभी तक उतनी ही कैसी दिख रही हो, तुम बड़ी क्यों नहीं हुई? तो फिर वो स्लो से उन्हें बताने लगती है कि वो असल में एक मैजिकल गर्ल है जो कि हेवन से आई हुई है और ये उसका सीक्रेट है, तो वो किसी और को ना बताए। तो फिर प्रोफेसर जियांग इस बारे में किसी को नहीं बताते और फिर यहाँ बाकी कोई तो समझ ही नहीं पाता कि प्रोफेसर जियांग आखिर शाओ से इतना क्यों खुश हो रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रोफेसर जियांग चैन से अब अच्छे से बात करते हुए उससे हैंडशेक भी करते हैं और उसके साथ ये इन्वेस्टमेंट डील फाइनल कर लेते हैं। तो हान तो बस शॉक देखता रह जाता है कि उसका इतना सब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं निकला। फिर शाओ जब चैन के साथ घर पे आती है तो वो फिर चैन की मॉम को सब गुड न्यूज़ बताती है। तो चैन की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर चैन फिर से जेलस हो रहा होता है। तो शाओ उसकी गाल पे किस कर लेती है और कहती है कि डैड अब आप जेलस मत हो। तो कहता है कि ठीक है, अब मैं खुश हूँ। फिर चैन की मॉम बता रही होती है कि चलो अब जल्दी से खाना खाने बैठो, मैंने बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाई हूँ। फिर शाओ को तो यहाँ खाना खा के बहुत अच्छा लगता है और चैन उन्हें बताने लगता है कि मॉम, आपको पता है शाओ को ड्राइंग करना भी आता है,
आज प्रोफेसर जियांग तो शाओ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो पेंटिंग जो उनके पास थी वो इसने ही बनाई थी और वो इससे बड़े इम्प्रेस थे, तो ही तो उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गए। वो ये सब पूरा डिटेल में उन्हें बताते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन शाओ को लेकर अपने होटल गया होता है, जहाँ पर वो आज सेलिब्रेट वाला डिनर करने आया होता है। तभी इतने में चैन को यहाँ पर कंपनी से कॉल आई होती है, तो वो बात कर रहा होता है और शाओ कहती है कि डैड मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। फिर वो जैसे ही वॉशरूम में आती है तो यहाँ पर उसे जो मिल जाता है, जो कि क्लीनिंग का काम कर रहा होता है, और वो तुरंत ही यहाँ शाओ को पकड़ लेता है कि वो उसे फाइनली मिल ही गई। वो यहाँ उसका मुंह बंद करके रखा होता है और उसे बुली कर रहा होता है, पर चैन को यहाँ पर शाओ ढूंढते हुए मिल ही जाती है और वो फिर अपने गार्ड से कहता है कि इस बंदे को सबक सिखाओ। और वो इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरी कंपनी के मैनेजर से पहचान है। वो मैनेजर को यहाँ बुला लेता है अपनी साइड लेने के लिए, पर मैनेजर तो यहाँ पर चैन को देख के डर जाता है, क्योंकि इस होटल का ओनर चैन है। फिर वो को चिल्लाता है कि तुम मुझे भी फंसाओगे। वो उसे यहाँ से निकलवा देता है। तो जो फिर यहाँ शाओ से कहते हुए जाता है कि उसे तो वो बाद में देख लेगा। शाओ तो उसे सबक सिखा के खुश हो रही होती है। फिर रात में यहाँ पर चैन शाओ को सुला रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि उसने उसका किंडरगार्टन में एडमिशन करवा दिया है और कल से वो किंडरगार्टन जाएगी। तो शाओ तो बहुत खुश हो रही होती है और नेक्स्ट डे फिर चैन की मॉम उसे किंडरगार्टन तक छोड़ने जाती है, पर चैन की मॉम को यहाँ पर शाओ को अकेला छोड़कर जाने में फिक्र हो रही होती है। तो फिर वो आइडिया लगाती है और यहाँ पे क्लीनर बनने का नाटक करते हुए अपना मुँह छिपा कर पहुँच जाती है, ताकि वो पूरा दिन शाओ को देख पाए। पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि लीन होती है, जो कि शाओ को देखते के साथ ही अपने बेटे के साथ मिलकर उसे बुली करने की कोशिश करती है। तो ये देख के चैन की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर शाओ के लिए उनसे झगड़ा कर रही होती है। तब यहाँ पर शाओ तो पहचान लेती है कि ये तो मेरी ग्रैंड माँ है, और वो तो खुश हो जाती है कि ग्रैंड माँ मुझे कितना प्रोटेक्ट करती है। और शाओ तो फिर बहुत इम्प्रेस होती है कि मेरी ग्रैंड माँ कितनी अच्छी फाइटर है। फिर यहाँ लिन मार खाने के बाद घर आती है और जो को बताती है कि उसे और उसके बेटे को शाओ ने बुली करवाई है और इस वजह से उनका ये हाल हुआ है। तो वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग शाओ को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि चैन के घर पे यहाँ पर उसकी आंटी आई होती है और वो रोते हुए उसे बताने लगती है कि उसके अंकल और कज़िन को चोट लग गई है और वो लोग अभी भी होश में नहीं आए और अभी भी हॉस्पिटल में। तो शाओ फिर उनसे कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें बचा लूँगी। फिर वो इन लोग के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपने मैजिक से यहाँ पर चैन के अंकल और उसके कज़िन हाथ दोनों को ही ठीक कर देती है। फिर उन लोग को तो होश आ जाता है, पर शाओ की हालत ख़राब हो रही होती है और वो बेहोश होने लगती है। तो चैन और उसकी मॉम यहाँ पर उसकी फ़िक्र कर रहे होते हैं। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैंने 2 लोग को एक साथ बचाई हूँ ना, तो इसलिए मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। फिर इसके बाद वो लोग उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही होश में आती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चैन के अंकल और उसका कज़िन हान दोनों ही उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वो लोग उसे कभी परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके डैड को। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उनकी पूरी फैमिली एक साथ है और सभी इतने खुश हैं, और वो सारा क्रेडिट शाओ को देती है कि शाओ उनकी जब से फैमिली में आई है तब से उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा लकी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि लीन और जो आपस में मिलकर प्लान करते हैं और ये लोग फिर शाओ को किडनैप कर लेते हैं। असल में जो यहाँ पर शाओ को कह रहा होता है कि तुम अपनी वो मैजिक पावर मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे डैड की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप मेरे डैड की तरह कभी नहीं बन सकते और आप उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे। फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसने डोर लॉक करके रखा होता है और यहाँ पर वो उसका जेड पेनेंट भी ले लेता है और कहता है कि तुम इसी से ही अपना मैजिक करती हो ना। दूसरी ओर चैन की मॉम रोते हुए उसे बताने लगती है कि शाओ गायब हो गई है। तो फिर वो तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ शाओ को ढूंढने में लग जाता है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं और पता करते हैं कि शाओ कहाँ गई है। और दूसरी ओर शाओ यहाँ पर जो को सबक सिखा रही होती है। उसे वो अपनी बातों में लेकर उसे कहती है कि हाँ, आप जो विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो वो गोल्ड की ट्री मांग रहा होता है, तो फिर ट्री तुरंत ही आ भी जाती है। तो वो खुश हो जाता है कि अब तो वो कितना अमीर होने वाला है, और तभी ये वजन सी ट्री उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो दब जाता है और फिर उठ ही नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ से और मज़ा चखाने के लिए उसके पास कांटे वाले प्लांट्स कर देती है और वो यहीं पे अटक जाता है। और इतने में यहाँ पर चैन अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ शाओ को बचाने पहुँचता है और ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि शाओ तो यहाँ पर सेफ़ है और उसने ऑलरेडी जो को सबक सिखा के रखी है। फिर चैन शाओ को घर लेके जाता है और वो यहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं और सभी शाओ को अपना अपना गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लीन अपने बेटे के साथ मिलकर यहाँ पर शाओ को फिर से परेशान करने पहुँचती है और उसे लग रहा होता है कि चैन भी कोई ऐसी मामूली बंदा है, तो वो उसे भी धमकी दे रही होती है।
पर यहाँ पर चैन इन लोग को अच्छा खासा डरा देता है और जब अपना आइडेंटिटी बताता है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि वो तो रिचेस्ट मैन है। वो इन लोग को कहता है कि बताओ अब तुम लोग क्या कहना चाहोगे। तो वो लोग तुरंत ही माफ़ी मांग रहे होते हैं कि वो लोग उससे कैसे पंगा ले सकते हैं। पर चैन इतनी इजीली उसे माफ़ नहीं करता है और वो जो को सबक सिखा रहा होता है कि वो लास्ट टाइम भी शाओ को इतना ज़्यादा बुली कर रहा था। तो जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चैन को चाकू से अटैक कर देता है और चैन यहाँ पर फिर बेहोश हो जाता है। ये लोग फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और शाओ से ठीक करने के लिए अपनी सारी पावर्स लगा देती है और फिर वो तो बेहोश हो जाती है। और फिर शाओ को उसके सपने में उसके मास्टर मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वो अपने डैड और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हमेशा रह सकती है क्योंकि अब वो फाइनली इतनी खुश है और उसने अपना मिशन भी पूरा कर लिया है। फिर शाओ जब सपने से जागती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो अपने डैड के साथ हमेशा रह पाएगी। फिर ये पूरी फैमिली मिलकर न्यू ईयर मना रहे होते हैं और ये सभी यहाँ पर शाओ को अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है और तभी अचानक से शाओ की मॉम जिनशी भी उससे मिलने आ जाती है उसे ढूंढते हुए और फिर वो भी उन लोगों को इन लोग की न्यू ईयर पार्टी में साथ में ज्वाइन करती है और चैन भी फिर उसे देखता रह जाता है और वो हमें कहता है कि वो अपनी नेक्स्ट स्टोरी में हमें बताएगा जिनशी और अपने बारे में। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।